नमस्कार। प्रोग्राम मेहमान के सवाल से एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हमारे मेहमान हैं एडवोकेट अंकुर शर्मा जी, और मेरा साथ दे रहे हैं मेरे सहयोगी सतीश वर्मा जी। अंकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुर जी, यूं तो देश के अंदर 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में सबसे तेज हलचल है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी जो अपने वक्त में बहुत बड़ी पार्टी समिति थी, उसमें से बड़े पेड़ उखड़ के बाहर जा रहे हैं। और अब ये पोजीशन है कि जम्मू में जो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदें थी, लग रहा है वो अपने स्तर पर पूरी नहीं उतरी। और अब जम्मू में एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, रिक्त स्थान भरा हुआ है, जिसमें बहुत सी नई पार्टियां सामने आ रही हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का कौन सी नई पार्टी है जो ऐसी है कि जम्मू में उनका मुकाबला कर सके और जम्मू को इंसाफ दिला सके? देखिए, 2014-15 के बाद जनता ने एकदम नकार दिया बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो। और जिन आइडियोलॉजिकल आधार पे, जिस आइडियोलॉजिकल चीज को दिमाग में रख के नकारा था, उस पे अब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी कम बैक नहीं कर पाई है। उस नैया पे सवार होके भाजपा ने जो मैंडेट हासिल किया था, उसे भी पिछले 6 वर्षों में आपने देखा कि बुरे तरीके से बिट्रे किया। जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात हो या जम्मू से संस्थागत तरीके से, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से डिस्क्रिमिनेशन अनलीश करने की बात हो, जस के तस है। जम्मू अभी भी कमज़ोर है। जम्मू में नौकरियों का जो शेयर है वो अभी भी इनफैक्ट और कम हुआ है जो 2014 से पहले होता था। तो इन्हीं इश्यूज को लेके जम्मू की लोकल इंडिजिनस आइडियोलॉजिकल पार्टी को उभारने की मंशा से, सोच से हमने काम शुरू किया और एकजुट जम्मू को एक पॉलिटिकल पार्टी हमने रजिस्टर करवाया जो जम्मू के बेसिक सर्वाइवल और एग्जिस्टेंशियल इश्यूज के ऊपर काम कर रही है। फॉर इंस्टेंस, डेमोग्राफिक इन्वेजन ऑफ जम्मू, कि जब आपका अस्तित्व ही नहीं बचेगा तो आप तरक्की भी करवा के क्या रखेंगे। तो सबसे पहले जो स्टेट स्पॉन्सर्ड डेमोग्राफिक इन्वेजन अगेंस्ट जम्मू जो अनलीश किया गया था, उसे अरेस्ट करने में, कंटेन करने में, ध्वस्त करने में हमने बहुत अहम रोल निभाया। जो कानून जम्मू के खिलाफ बनाए गए थे डेमोग्राफिक इन्वेजन के प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, उन कानूनों को खत्म करवाया। वो आदेश जो चीफ मिनिस्टर के लेवल से आए थे कि एक धर्म विशेष के लोगों को सरकारी जमीन पे कब्जा करने की लीगल इम्यूनिटी दी जाएगी, उन्हें बाहर लाया और निष्क्रिय करवाया। उन आदेशों की धज्जियां उड़ाई। और रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज की सेटलमेंट्स की बात हो, हमारी रिवर बेड्स, स्टेट लैंड्स, फॉरेस्ट लैंड्स पे धर्म विशेष, समुदाय विशेष के लोगों का कब्जा करवा के उन्हें खाली करवाने की बात हो, सब इश्यूज पे एकजुट जम्मू ने डिलीवर किया है। और मुझे लगता है कि जिस आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर जम्मू के लोगों ने मैंडेट दिया था यहाँ पे लोकल बीजेपी को, उस पर डिलीवरी के ट्रैक रिकॉर्ड होने के कारण लोग हमें विश्वास भी कर रहे हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप बढ़ भी रहा है और इलेक्शन कमीशन जल्द ही हमें इलेक्शन सिंबल भी अलॉट करेगा। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि आने वाले चुनावों में एकजुट जम्मू बहुत एक इम्पोर्टेंट पावर उभर के आएगा, क्योंकि लोगों का साथ पूरे तरीके से इस संगठन के साथ है। शर्मा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम भी देख रहे हैं कि कुछ सालों से आपकी जो पार्टी है या आपका व्यक्तिगत जो है प्रयास जो हुए हैं आपके जम्मू के हितों को लेकर, खासतौर से जिसकी आवाज़ भाजपा कई दशकों से उठाती आ रही थी कि जम्मू के साथ भेदभाव होता है, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन है, दूसरे तरह की जास्ती होती है। लेकिन वो लग रहा है कि 2014 जिस तरह बोला, 14 के बाद एकदम वो मुद्दे सब भाजपा के लिए गौण है आज की डेट में। आज उनके लिए प्रायोरिटी शायद कुछ और हो गई है। और ख़ासतौर से जो प्रदेश का नेतृत्व है वो तो ये समझे बैठा है कि शायद मोदी जी लहर फिर चलेगी, फिर जम्मू के लोग हमें वोट डालेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद कहीं मुगालदे में है। और आज जिस प्रकार से अलग अलग मुद्दों को लेकर, चाहे वो जनसंख्या की बदलाव हो रहा था जिसे डेमोग्राफिकली चेंजेस कह रहे हैं, या दूसरे इश्यूज हैं जो जम्मू इंटरेस्ट के मुद्दे हैं, हम समझते हैं कि आपकी जो पार्टी है वो लगातार उठाती आ रही है, उठा भी रही है। लेकिन अभी हाल में जो घटनाएं घटी हैं जम्मू, खासतौर से घाटी में, चूँकि कहते हैं ना कि जम्मू कश्मीर के बारे में जब से हम देखें पिछले 70 साल थे, कोई रोशनी या चिंगारी वो घाटी से देखी जाती है, पैरामीटर घाटी तय किया जाता है। तो घाटी में जिस प्रकार मुजफ्फर हुसैन बेग ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की, और ये भी कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो गठित की गई, जिसकी यहाँ भी एक शाखा है, विक्रम मल्होत्रा है और दूसरे जिस नेता हैं, कहा यह भी जा रहा है कि वो दिल्ली से नज़दीकी हैं, इसलिए शायद उनकी भी कहीं बैकिंग है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या दिल्ली को ये नहीं समझना चाहिए अब तक अच्छी तरह कि जिस जम्मू के लोगों ने झोलियाँ भर के हमें वोट दिए, हमारी कोई पॉलिसी को देखा भाला नहीं, केवल हमारी आवाज़ में वोट डाले मोदी जी के नाम पे, आज वो उन इश्यूज को लेकर कहीं कंबल ओढ़ के सो गई है, या उन मुद्दों को लेकर वो चेहरा आंख से आंख मिलाने को तैयार नहीं है? देखिए, बहुत एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। इनफैक्ट मैं इसे थोड़ा और एक हेलीकॉप्टर व्यू, ईगल्स आई व्यू, या पिछले इतिहास में जाके
पूरा जो हमारा एनालिसिस है उसके आधार पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि 47 के बाद ही जब आज़ादी हुई तो जम्मू कश्मीर को लेके एक पॉलिसी निर्धारित की गई बाय द स्टेट ऑफ इंडिया, बाय द यूनियन ऑफ इंडिया। भारत सरकार की एक पॉलिसी हो गई कि जम्मू कश्मीर को किस तरीके से चलाया जाएगा। तो तय हुआ कि जम्मू कश्मीर और दिल्ली का एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कश्मीर को ही हमेशा सत्ता सौंपी जाएगी। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे डेमोक्रेसी की हत्या कर देनी पड़े। फॉर इंस्टेंस, डेमोक्रेसी की हत्या करने का मेरा मतलब है कि जिस समय कंस्टिट्यूएंट असेंबली के चुनाव हुए तो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर एनसी को छोड़ के बाकी जिसने भी पर्चा भरा उसे खारिज कर दिया गया। डेमोक्रेसी की हत्या उसी दिन से शुरू होना प्रारंभ हो गई। एक पॉलिसी जो उस समय सेटअप की गई वो आने होते होते 70 साल तक एक पैराडाइम शेप ले गई। उसी पैराडाइम को भाजपा ने रिवर्स करने के बजाय अनफॉर्चुनेटली अडॉप्ट कर लिया और उस पॉलिसी में कश्मीर सेंटर स्टेज में है और पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में जम्मू जो है, जम्मू संभाग जो है वो सेकंड क्लास है, एनस्लेव्ड है, गुलाम है, कॉलोनाइज्ड है। अनफॉर्चुनेटली इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की कोशिश लोकल बीजेपी ने भी नहीं की, क्योंकि दिल्ली से आदेश उसी तरीके के आते थे। तो सिचुएशन यही रही कि जम्मू फिर डिस्क्रिमिनेशन फेस करता रहा, पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट फेस करता रहा। और इसका बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण, सबूत, कि मैं किताबी बातें ना करूं, आपका इनका ये फैसला कि डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में अब 2011 के सेंसस के आधार पे होगी। एक ऐसा फैसला जिस फैसले के आधार पे सत्ता फिर कश्मीर को जाएगी। एक ऐसा फैसला जिससे जम्मू आने वाले 15 साल तक फिर कश्मीर का गुलाम बन जाएगा। और ये तब सिचुएशन है जिस समय भाजपा पावर में है, केंद्र में भी और यूटी में भी। और भाजपा की आधिकारिक पोजीशन अपनी ये है कि 2011 का सेंसस फ्रॉड और फर्स्ट सेंसस था, उसमें कश्मीर की पॉपुलेशन को बढ़ाया गया था। तो देखिए, इस कॉन्फ्रेंस को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे अनटिल एंड अनलेस यू अंडरस्टैंड कि एक पॉलिसी पैराडाइम है जिसमें जम्मू की जगह ही नहीं है, जिसमें जम्मू को सेकंड क्लास ही रहना है, जिसमें जम्मू को कश्मीर की कॉलोनी ही बन के रहना है। तो कॉलोनी बनने के जो दुष्प्रभाव होते हैं वो हमें फेस करने पड़ेंगे। और इसीलिए यही एक पॉलिसी पैराडाइम स्ट्रक्चर जो है ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों लोकल बीजेपी डिस्पाइट हैविंग ऑल द पावर्स एट देयर हैंड्स जम्मू के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल नहीं कर पाती है। शर्मा जी, जैसे आपने डिलिमिटेशन की बात की है तो अभी इसकी 1 साल अवधि और बढ़ा दी गई है, लेकिन उसके साथ साथ आप ये समझ कह रहे हैं कि इसमें से रिजल्ट कुछ नहीं निकलने वाला है। क्या फिर भी डिलिमिटेशन किस लिए करवानी है? अगर जम्मू को इंसाफ नहीं मिलना तो डिलिमिटेशन के ऊपर इतना खर्चा, इतना ड्रामा, चुनावों को देर से तक रखना, किस लिए? देखिए, एब्सोल्युटली, क्योंकि दिल्ली की सोच यही है कि जम्मू कश्मीर को कश्मीर के जरिए ही चलाना है। क्योंकि उस समय की सोच ये थी कि अगर एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट का मुखिया मुसलमान होगा तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म की दुनिया को हम दिखा पाएंगे कि कितनी बड़ी विक्ट्री है। और उसी मुगालते में इन्होंने 370 और आर्टिकल 35A जैसे ब्लंडर्स भी कर दिए कि संविधान में ये लिखवा दिया कि चूंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहां पे हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं होगा। चूंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसीलिए इस स्टेट का अलग संविधान होगा। चूंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इस स्टेट का अलग झंडा होगा। मुस्लिम सब नेशनलिज्म को आधार बनाया गया भारत संघ का जम्मू कश्मीर के साथ रिश्ता तय करने के लिए। मुझे बताइए, इस सोच में और जिन्हा की सोच में क्या फर्क था? एकजुट जम्मू ने इसी सोच को एक्सपोज किया और 370 और 35A के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। तो अनफॉर्चुनेटली वही सोच, वही पॉलिसी पैराडाइम अभी भी परपेचुएट हो रही है। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इस तरीके के फैसले लेंगे जिससे पॉलिटिकल पावर, सत्ता जम्मू के हाथ जाएगी? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं हूँ। मुझे याद आता है कि आदर्श जी को ही मालूम है कि केंद्र सरकार की ओर से जब यहाँ पंचायती चुनाव हुए तो 3 पंचों को सर्वश्रेष्ठ मानते सम्मानित करने की बात की गई। हैरत की बात यह है कि उसमें एक हिंदू थे, 2 मुस्लिम थे। अगर हमारी स्टेट के अंदर माइनॉरिटीज और भी हैं, हालांकि माइनॉरिटी हिंदू भी माइनॉरिटीज में देखा जाए अगर मेजॉरिटी के हिसाब से, सिख भी हैं और भी लोग हैं, क्या दिल्ली को ये समझ नहीं आया कि अगर हम अप्लाई ही आपको कश्मीरियों को करना है, मैं आपको कश्मीर के खिलाफ नहीं अनबाइस्ड बात कर रहा हूँ, तो फिर आपका वो एजेंडा क्या है? वो एक छलावा है, भ्रम है, लोगों को बेवकूफ बनाने की घटिया सियासत है। एब्सोल्युटली एक छलावा है। और आप किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप एक समुदाय विशेष के फेवर में जो केंद्र सरकार एक कम्युनल एजेंडा लेके काम कर रही है उसे एक्सपोज कर रहे हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस आपने माइनॉरिटीज की बात की, आप सब जानते हैं माइनॉरिटी के राइट्स को लेके 2016 में मैं सुप्रीम कोर्ट गया। 12 मार्च 2018 को वहां से जजमेंट इस आधार पे करवा ली कि जो मैं सुप्रीम कोर्ट में कह रहा हूं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने एफिडेविट पे, हलफनामे पे लिख के दिया कि ठीक कह रहा हूं। और जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी के बेनिफिट्स मुसलमानों को नहीं मिलने चाहिए। और प्रधानमंत्री कार्यालय से 15 सूत्रीय कार्यक्रम जो चलता है उसकी इंप्लीमेंटेशन का
इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस का क्लॉज 7 भी क्लियरली लिखता है कि जम्मू कश्मीर में चूंकि मुसलमान मेजॉरिटी में है, इन स्कीम्स का फायदा मुसलमानों को नहीं मिलेगा। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री कार्यालय भी और बाकी मिनिस्ट्रीज भी 60 से 70 स्कीम्स से अधिक का फायदा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को दे रहे हैं। और मैं मुसलमान शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि हम माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं। माइनॉरिटीज धर्म के आधार पर ही तय होंगे। जो सिखों के लिए, जैन्स के लिए, बुद्धिस्ट के लिए आना है वो उनसे छीन के मुसलमानों को दिया जा रहा है। आज 700 में से 650 स्कीम्स मुसलमान ले जाते हैं माइनॉरिटी रिलेटेड, और केवल 50 स्कीम्स बढ़ती हैं सिखों में, बुद्धिस्ट में, जैन्स में, क्रिश्चियंस में। ये 700 की 700 इन 4 कम्युनिटीज में बंटनी थी। और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि अपीजमेंट के चक्कर में, मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में, और ताकि कश्मीर का और कश्मीरी इस्लामिक हेजिमनी का यहाँ पे वर्चस्व बना रहे, इस तरीके के सिस्टम्स अनलीश किए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट करवाने के बावजूद भी, सुप्रीम कोर्ट में इनके द्वारा हलफनामा दिलवाने के बावजूद भी, सुप्रीम कोर्ट से इनके ऊपर 30 हजार रुपए का जुर्माना करवाने के बावजूद भी ये जस के तस हैं, उसी सिचुएशन को, उसी सिस्टम को आगे चला रहे हैं, उसी पॉलिसी। इसका मतलब एक सिक्के के सेम पहलू है ये दोनों, भाजपा और कांग्रेस। एब्सोल्युटली, क्योंकि मैंने ये कहा कि 70 साल की जो जम्मू कश्मीर को लेकर भारत संघ की पॉलिसी थी, उसे भाजपा ने अडॉप्ट किया, ना केवल अडॉप्ट किया, उसे परपेचुएट किया। व्हाट एक्सप्लेन्स अदरवाइज कि आपके पास 27 एमएलए हैं, आपके पास भी 27 एमएलए हैं, और आपका पूरे 70 साल का संघर्ष ये रहा कि जम्मू का हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, जम्मू को हम पॉलिटिकली एम्पावर करेंगे, और आप एक मिनट के लिए, तीन मौके मिले, एक मिनट के लिए आपने ये नहीं कहा कि जम्मू का 3 साल के लिए या 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाए। चलिए, मुफ्ती मोहम्मद सईद के सामने ये नहीं कह सकते थे, ठीक है, मानसिक तौर पर पंगु थे, लेकिन महबूबा मुफ्ती तो पहले मुख्यमंत्री नहीं बनी थी। तो जम्मू को एक जस्टिस दिलवाने के लिए पहला तो कम से कम ये हो सकता था कि हमारे बराबर एमएलए हैं, तो आप हमें 3 साल की मुख्यमंत्रीशिप दीजिए। आज ये फिर छलावा कर रहे हैं कि भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। जिस समय जम्मू के लोगों ने इन्हें उतनी सीट्स और उतनी ताकत दे दी जब ये आसानी से मुख्यमंत्री बना सकते थे, और उस समय इन्होंने टोटल मैंडेट उठा के कश्मीर के हाथ में दे दिया, तो आज जम्मू की जनता इन पे कैसे विश्वास कर सकती है कि ये बनाएंगे? जब बना सकते थे तब नहीं बनाया, बनाएंगे पे क्या विश्वास करेंगे? जिस तरह से जम्मू की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तो इससे तो यही लग रहा है कि आने वाले दिनों ये भाजपा का नारे रह जाएगा, तो बिल्कुल ही उम्मीद खत्म होगी। देखिए, मैं डेमोग्राफिक इन्वेजन, डेमोग्राफिक चेंज, लैंड जिहाद को लेके जम्मू कश्मीर के मीडिया से लेके नेशनल मीडिया तक सब स्टोरीज की गई हैं, बिल्कुल पूरी डिटेल में बातें आई हैं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में रिपोर्ट्स मंगवाई गई हैं, जिन रिपोर्ट्स के आधार पे ये साबित हो जाता है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में स्टेट स्पॉन्सर्ड डेमोग्राफिक इन्वेजन चल रहा है। लेकिन मैं किसी और पक्ष में बात करूंगा। देखिए, रोशनी कानून को हमने खत्म करवाया और इन लैंड एनक्रोचमेंट्स को हटाने के लिए आदेश करवाए, और भाजपा पूरी सरकार मिलके हाई कोर्ट में पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने बयान दिए, जहां पे ये मुसलमानों ने जो लैंड एनक्रोचमेंट्स की हैं उनको रेगुलराइज करने के लिए अर्जी देती है। वो कहने को तो रिव्यू पिटीशन है, लेकिन उसका इंपोर्ट क्या है? देखिए, हमारे यहाँ पे ऐसे हिंदू भी हैं या और समुदाय के लोग भी हैं जो यहाँ पे पिछले 70 साल से 80 वर्ष से स्टेट लैंड पे खेतीबाड़ी कर रहे हैं, जोत रहे हैं। एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के तहत वो प्रोस्पेक्टिव ओनर्स हैं, क्योंकि जिस समय वो लैंड सरकारी लैंड बनी थी, हमारा जब खात्मा चकदारी हुआ, बिग लैंडेड स्टेट्स अबॉलिशन एक्ट जिस समय जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, तो 182 कनाल से अधिक जिसके पास भी जमीन थी वो सरकार ने अपने पास ले ली, और सरकारी जमीन हो गई। उस तरीके से जो सरकारी जमीन हुई उसके ऊपर काश्तकार लोग काश्तकारी तो कर ही रहे थे। वही हमारे सांबा कठुआ जम्मू के फार्मर्स हैं, किसान हैं, जिनको ये कहते हैं कि हिंदुओं ने भी जमीनें घेरी हुई। वो एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट सेक्शन 3N रेड विद सेक्शन 4, 5, 6 and 8 वो प्रोस्पेक्टिव ओनर्स हैं, उनको ये आसानी से कानून में मालिकाना हक दे सकते थे। उनके नाम पे बेवकूफ बना रहे हैं पूरे जम्मू की जनता को, और मुसलमानों ने और सरकारी मदद से जो हमारी स्टेट लैंड्स कैप्चर की हैं, रिवर बेड्स कैप्चर की हैं, उनको रेगुलराइज करने के लिए हाई कोर्ट में जाके रिव्यू पिटीशन दायर कर बैठे हैं। तो ये पाकिस्तान ने नहीं किया, ये एनसी ने नहीं किया, ये कांग्रेस ने, पीडीपी ने नहीं किया, ये आईएसआई ने नहीं किया, ये यहाँ की सरकार, चुनी हुई सरकार ने, जिसने जम्मू के लिबरेशन और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का नारा दिया, उस सरकार ने किया और कॉन्शियस डिसीजन किया। सो हाई कोर्ट में बहुत बार मामला आ चुका है, हमने तो क्लियरली ये कहा। तो आप मानते हैं कि जम्मू में इस वक्त एक जम्मू की आवाज के लिए एक ऐसे संगठन की बेहद जरूरत है जो ईमानदारी से, पूरे डेडिकेशन के साथ जम्मू के इश्यूज को, जम्मू के लोगों को, जो यहाँ पर एक सांप्रदायिक सौहार्द वाली स्थिति है, उस तरह का एक संगठन चाहिए, उस तरह का नेतृत्व चाहिए। इसी के साथ मैं मिलाना चाहता हूँ कि अगर कोई भी पार्टी, हम जम्मू की पार्टी को लेकर चलते हैं, जैसे आप भी बार बार कह रहे हैं, क्या वो जम्मू कश्मीर में हुकूमत बना सकेगी जब तक
उसका रूट्स कश्मीर में नहीं होंगे। नहीं, देखिए, आपको इस तरीके से नहीं सोचना। मुझे लगता है कि सबसे पहले जो अन्याय हुए हैं जम्मू के खिलाफ, हमें उनसे लड़ने के लिए अपने आप को ताकतवर बनाना चाहिए। सरकार बनाना, मुख्यमंत्री बनना या सरकार में शमूलियत करना, ये प्रायोरिटीज नहीं होनी चाहिए। इस समय हम जीनोसाइडल प्रोसेसेस जो है वो फेस कर रहे हैं। जम्मू के सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस का मामला है। हमें कश्मीर को खुश करके कुछ भी नहीं चाहिए, हमें अपने रियल इश्यूज को आर्टिकुलेट करके उन पर डिलीवरी करने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से आपने कहा कि क्या जम्मू को अपना एक ऑप्शन चाहिए, ऑब्वियसली जब दिल्ली का और कश्मीर का ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट में सेकंड क्लास पोजीशन जम्मू की है, तो जब तक जम्मू का लोकल इंडिजिनस आइडियोलॉजिकल ऑप्शन, पॉलिटिकल ऑप्शन उभर के नहीं आएगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ा जा सकता। जब तक दिल्ली और कश्मीर का यह कॉन्ट्रैक्ट ना टूटे, तब तक जम्मू आगे नहीं बढ़ सकता। इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए लोकल इंडिजिनस आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल ऑप्शन जम्मू की मजबूरी है। अगर ये नहीं होगा तो बार बार ये सरकारें बनेंगी और बार बार 2015 जैसे इतिहास दोहराए जाएंगे। बार बार महबूबा मुफ्ती या कोई और शेप में उसकी सज्जाद लोन वो मुख्यमंत्री बनेंगे। जम्मू का उद्धार नहीं हो पाएगा। और जहां तक आपने जम्मू के द्वारा सरकार में मैक्सिमम या सरकार बनाने की बात कही, तो वो कई तरीकों से किया जा सकता है। देखिए, डिलिमिटेशन अगर 2021 के सेंसस के आधार पर करवा दे तो ये तय है कि जम्मू कश्मीर से ही अधिक, जम्मू संभाग से ही अधिक सीट्स मिलेंगी। उसके अलावा मैं आपको ये कहूं, जम्मू सेपरेट स्टेट बनाने का नारा तो हमने दिया ही, एकजुट जम्मू ने, और कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करने की हमने बात की। 2 यूनियन टेरिटरीज में क्यों डिवाइड करेंगे? देखिए, इतिहास गवाह है, 90s में वहां पे माइनॉरिटीज का, हिंदुओं का नरसंहार हुआ और भारत सरकार ने इतनी बेशर्मी अभी तक अपना के रखी कि आधिकारिक तौर पे उस कृत्य को नरसंहार घोषित नहीं किया। क्योंकि नरसंहार अगर आप घोषित करेंगे तो फारूक अब्दुल्ला जैसे और नेता जिन्होंने स्पीचेस देके उस समय हिंदू कम्युनिटी की अदरिंग की थी, इंडिया के एजेंट कहा था, उनको भी फांसी के तख्ते पर लटकाना पड़ेगा। ये उन्हें दुखी नहीं करना चाहते, क्योंकि सत्ता अल्टीमेटली इन्होंने तय किया है कि कश्मीर को ही देनी है। इसीलिए हिंदुओं के नरसंहार को उन्होंने नरसंहार नहीं कहा। उन लोगों के साथ जिनके साथ नरसंहार हुआ है, जेनोसाइड हुआ है, उनसे जस्टिस करने के लिए आपको एक सेपरेट प्रोटेक्टेड डोमेन विद इन कश्मीर, जो उनका हैबिटेट था, होम था, वो बनाना पड़ेगा। और रेस्ट ऑफ द कश्मीर को आप एक यूनियन टेरिटरी के तौर पे चलाइए। मुझे लगता है सेसेशनिज्म, अलगाववाद की प्रॉब्लम भी कंटिन्यू। मुझे शर्मा जी बात अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो रही। मैं यहाँ पर जब सारा समय टेलीविजन का हेड था तो राजौरी जैसे इलाकों में मिलिटेंसी बड़ी पीक पे थी, 2005-6 की बात है। तो वहाँ एक हिंदू परिवार को साथ पहले जना हुआ, मिलिटेंट्स ने किया, लश्कर ताइबा के, उनको फिर वहाँ से मजबूरी में पलायन करना पड़ा। वो पलायन करके बीजेपी ऑफिस कच्ची छावनी आ गए। उस टाइम उनका कहना यह बीजेपी के लीडरों का कि उस वक्त हमने मीडिया के, नेशनल मीडिया के बड़े लोगों से अप्रोच किया, कोई तैयार नहीं। वो स्टोरी मैंने की। उस टाइम यही रविंद्र रैना जो प्रदेश का अध्यक्ष है, ये शायद वहाँ विस्तारक से क्या थे, संघ के, तो मैं जब स्टोरी करने आता था मुझे मिलते, तो उस टाइम जिस तरह का ये जज्बा दिखाते थे कि जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो, आज मैं देखता हूँ कि केवल बयान बहादुर, जमीन पे कुछ नहीं है। ये क्या लग रहा है कि एब्सोल्यूट पावर मेक्स मैन परफेक्ट करप्ट? नहीं, देखिए, वो बिल्कुल चीज है। लेकिन मैं फिर वहीं पे आऊं कि अल्टीमेटली जब पूरा स्टेट, इंडियन स्टेट का एक पॉलिसी पैराडाइम का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि कश्मीर हैज टू बी इन द सेंटर स्टेज, तो आप उस इंटरेस्ट के खिलाफ कैसे काम करेंगे? इसीलिए तो मैंने कहा जम्मू को एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता है ना जो केंद्र से आदेश ले और ना कश्मीर की बात करे। कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ना है। और 90s में जो डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ में भी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उसे भी आधिकारिक तौर पे घोषित करके इनकी सेसेशनिज्म की मूवमेंट को क्वेल करना है, क्रश करना है, खत्म करना है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर का कोई सोल्यूशन हो नहीं सकता। जब तक आप इन्हें अलाउ करेंगे हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में घुस के मुख्यमंत्री बनने के लिए, ये मुस्लिम ब्रदरहुड के मॉडल को डिप्लॉय करते हुए अपने जिहाद के एजेंडा को आगे चलाते रहेंगे। इन्होंने हमारे विधानसभा में घुस के ही तो रोशनी कानून बनाया ना, जिस कानून के जरिए जहां जहां मुसलमानों को सरकारी जमीन पर बसा दिया। इसी मुख्यमंत्री ने 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर पास किया ना कि जहां कहा कि भाई मुसलमान गोहत्या करे या जमीन पे कब्जा करे, उसे लीगल इम्यूनिटी है, कोई डीएमएसएसपी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। आजाद के वक्त से रोशनी और 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर महबूबा मुफ्ती, मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के समय पे। और रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को किसने सेटल करवाया जम्मू में, स्पेसिफिकली जम्मू में? क्योंकि भाई एक सेसेशनिज्म की मूवमेंट जो म्यांमार में लड़ रहे थे उनके लिए नेचुरल अलाइज थे, और जम्मू में अगर मुसलमान स्थापित होते हैं तो उनके लार्जर एजेंडा को पुश मिलती है। आप तवी रिवर की, तवी देखिए जम्मू, तवी को हम माँ का दर्जा देते हैं, बिल्कुल, किसी भी नदी को हम माँ का दर्जा देते हैं। अच्छा, जम्मू को हम मंदिरों का शहर कहते हैं, और जम्मू म्यूनिसिपल लिमिट्स में तवी माँ की छाती पे किन लोगों ने कब्जा किया उसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट में आई, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में 668 लोगों की लिस्ट आई, उसमें से 667 मुसलमान हैं जो सरकारी एजेंसियों द्वारा वहां पे बैठाए गए हैं। उनको वहां पे पानी
बिजली, हर तरीके की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, अप्रोच रोड्स दी गई हैं, सेल परचेज करने के लिए फर्द काट के दिए जाते हैं, सब स्टेट लेवल बिल्कुल सही कहा। रिवर पे। तो आपकी छाती पे, आपकी माँ की छाती पे जिन लोगों ने कब्जा किया है, आप उनके कुकृत्यों पे पर्दा डालेंगे? जब तक आप जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम को, समस्या को उसके नाम से नहीं पुकारेंगे, निवारण नहीं होगा। और जम्मू कश्मीर में समस्या यही है कि कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हुर्रियत से अलग नहीं है, आतंकवाद से अलग नहीं है। वो मुस्लिम ब्रदरहुड के मॉडल को अडॉप्ट करके जम्मू कश्मीर में जिहाद को चला रही हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य ये है कि जम्मू कश्मीर को लॉन्च पैड बनाना है गजवाए हिंद का। और उसका कारण आप पीछे देख लीजिए इतिहास में, कि जब उन्होंने 370 के जरिए आपके संविधान में लिखवा दिया कि ये एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, यहाँ भारत का संविधान लागू नहीं होगा, तो क्या सोच थी, क्या मंशा थी और क्या आइडिया था? आप इस पे विचार कर लें। जी सर, मैं अंत में आपसे जानना चाहूँगा कि जो भी आपने रोहिंग्या की बात की, और रोहिंग्या की बहुत बार आपसे चर्चा भी हुई है हमारी। कल भारत भूषण जो सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने एक याचिका दायर की है कि इनको शरणार्थी का दर्जा दिया जाए। देखिए, वो एक बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे सिस्टम में प्लांटेड हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो या चाहे वो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हो, जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं। उन्होंने पहले भी ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर्स पास किए थे। लास्ट जहाँ तक मुझे याद है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भारत सरकार अगर किसी रोहिंग्या इमिग्रेंट को यहाँ से बाहर भेजती है तो ही हैज़ अ लिबर्टी टू कम बिफोर द सुप्रीम कोर्ट और अपना केस फाइल करे। अब जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से इन्होंने दिखाने की राजनीति, चाहे जो रीजंस रहे हो, 150-170 लोगों को इन्होंने होल्डिंग आउट, वहाँ राज्य के चुनाव, हाँ, होल्डिंग आउट सेंटर्स में डाल के दिखावे की राजनीति की। तो मुझे लगता है कि उसी का एक काउंटर रिस्पॉन्स, क्योंकि देखिए ये ताकतें जो हैं ये एक पैन इस्लामिस्ट मूवमेंट से जुड़ी हुई, पैन इस्लामिस्ट मूवमेंट यहाँ पे डेमोग्राफिक इन्वेजन भी चला रही है, रोहिंग्यास को संरक्षण भी दे रही है, और देश को तोड़ने के जितने भी टूल्स हो सकते हैं उन्हें पैना करवाने का काम कर रही है, लोगों को रिक्रूट कर रही है। तो पीपल आर ऑलवेज रिक्रूटेड। तो इस तरीके की चीजें आएंगी। मुझे लगता है कि सरकार को एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस सुप्रीम कोर्ट में रख के उस पिटीशन को, PIL को डिसमिस करवाना चाहिए। इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनकी जगह हमारे देश में नहीं है। वो हमारे रिसोर्सेज पे डाका नहीं डाल सकते, खासकर उस समय जिस समय इन्हीं रोहिंग्यास बांग्लादेशी मुस्लिम्स ने जिन्हा की लीडरशिप एक्सेप्ट की थी। अगर आप अनडिवाइडेड इंडिया की बात करें तो ये हमारे हो नहीं सकते, एक चीज। दूसरा, ये 2 नेशन थ्योरी बिलीव रखते हैं। म्यांमार में भी इनकी यही मूवमेंट थी कि चूंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, इसलिए ससीड होना चाहिए। सेसेशन के लिए मुझे लगता है कि केवल हमारे संविधान में मृत्यु दंड होना चाहिए। देश के और टुकड़े ये देश टॉलरेट नहीं करेगा। 47 में 2 भुजाएं भारत माता की काट दी गई और एक्सेप्टेंस इस चीज की नहीं हो सकती। मुझे लगता है कड़ाई से सरकार को। तो आपका भी ये मानना है कि भाजपा जो है, जो जिन चुनाव के मुद्दों को लेकर जम्मू के लोगों को अपनी ओर लेती रही, और चुनाव जीतने के बाद वो एक छलावा साबित हुआ है, और यहाँ जरूरत है एक नई शक्ति की, पॉलिटिकल पार्टी का। एब्सोल्युटली, उसके बिना निवारण नहीं हो सकता। जैसे मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट अगर दिल्ली और कश्मीर के बीच में है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में जम्मू सेकंड क्लास है, तो जम्मू को अगर आगे बढ़ना है तो लोकल इंडिजिनस, लोकल आइडियोलॉजिकल ऑप्शन तो बनाना ही पड़ेगा, लोकल इंडिजिनस पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी। और वो लोकल इंडिजिनस पॉलिटिकल पार्टी वो नहीं हो सकती जो कश्मीर की भी बात करें और दिल्ली के भी आदेश में, इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ दीज 2 एंटिटीज। क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट हमने ध्वस्त करवाना है, या जो पर्दे डाले चीजों पे कि हमारे ऊपर एक डेमोग्राफिक इन्वेजन का जीनोसाइडल प्रोसेस अनलीज्ड है। आने वाले 25-30 साल में हम यहाँ पे माइनॉरिटी में होके वही खतरा फेस करेंगे जो कश्मीरी हिंदुओं ने कश्मीर में 90s में फेस किया। बिल्कुल आपकी और इन इश्यूज पे पर्दा डाल के आप कोई पॉलिटिकल पार्टी राजनीति करे और ये दम भरे कि भाई हम जम्मू की लोकल इंडिजिनस पॉलिटिकल पार्टी है, तो वैसा भी नहीं चाहिए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मुफ्ती साहब के जब बीजेपी डॉक्टर निर्मल सिंह थे, मसरत आलम कहाँ से उठा? इन्हीं के दौर में 10,000 दिल्ली ने पत्थरबाजों को छोड़ा, 10,000 पत्थर, जो बाद में मिलिटेंट बने। और अमरनाथ संघर्ष के दौरान जिन लोगों पे FIRs की गई थी, एक भी FIR वापस नहीं ली गई। जी, और मैं आपको और मैं माइनॉरिटीज वाले पे अंत में एक बार लिमिटेड एक पॉइंट रख दूं। माइनॉरिटीज का इशू केवल ये नहीं है कि नॉन मुस्लिम्स को मिलने वाले हक मुसलमान ले गए या सरकार ने उन्हें दे दी। एक तो फंडामेंटल राइट्स है, एक स्कीम का फायदा भी एक गलत लाभार्थी को जाता है तो देश के संविधान की आत्मा पे प्रहार है। संविधान की आत्मा को भी आप छोड़ दीजिए, आप उससे बड़ा ऊपर एक चीज अपने अस्तित्व की बात करिए। देखिए, भारत सिग्नेटरी है UN चार्टर ऑन ह्यूमन राइट्स पे, और उस चार्टर के हिसाब से, कानून के हिसाब से ह्यूमन राइट्स केवल माइनॉरिटी कम्युनिटी को अवेलेबल रहते हैं। हिंदू के ह्यूमन राइट्स नहीं है क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी में है। माइनॉरिटी कम्युनिटी को अगेंस्ट द स्टेट मिलते हैं। अब जम्मू कश्मीर में कश्मीरी सेसेशनिज्म या अलगाववाद की लड़ाई को इंटरनेशनल सपोर्ट इसी आधार पे है क्योंकि वो पेश करते हैं कि हम माइनॉरिटीज हैं और हमारे ह्यूमन राइट्स वायलेट करती है ये सरकार। और जिन न्यूज़पेपर्स को यहाँ की सरकार
फंड्स देती है एडवर्टीजमेंट के माध्यम से उन न्यूज़पेपर्स में कश्मीर बेस्ड 3 मिनिमम ह्यूमन राइट्स वायलेशन की फॉल्स स्टोरीज प्लांट होती हैं पर हफ्ते। जी जी। उसी को आधार बना के यूएन और यूएन एफिलिएट एजेंसीज के पास ये जाते हैं और वहां से अपनी सेसेशनिज्म की, अलगाववाद की मूवमेंट को इंटरनेशनल सपोर्ट लाते हैं। अदरवाइज इंडिया के सोवरेन अफेयर्स में कोई थर्ड पार्टी इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन जब आप सिग्नेटरी हैं ह्यूमन राइट्स चार्टर पे और ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं जिस तरीके से दिखाया जाता है, तो ये दिखाते हैं कि हमें अपनी अलगाववाद की स्ट्रगल को इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए। तो लेजिटिमेसी भी मिलती है अलगाववाद की स्ट्रगल को, बयानबाजी भी आ जाती है कि हाँ कश्मीर को अलग हो जाना चाहिए और तो कश्मीर मतलब आपका कहने का मतलब है कि जम्मू तो के लोगों भारत को सर- आंखें खोलनी चाहिए। आंखें खोलनी चाहिए। और अगर भारत सरकार ही रिस्पॉन्सिबल है कश्मीरी सेपरेटिज्म को इंटरनेशनल सपोर्ट दिलवाने में, क्योंकि भारत सरकार ने ही गलत तरीके से माइनॉरिटी का दर्जा इन कम्युनिटीज को दिया हुआ है जी, जी। और उसका नाजायज फायदा उठा गई। ये केवल स्कीम्स की बात नहीं है। अलगाववाद की स्ट्रगल को प्रधानमंत्री चिल्लाते हैं कि एक रिपोर्ट आ गई और उसमें बोला कि माइनॉरिटीज के साथ बहुत बुरा हो रहा है हिंदुस्तान में। तो जब आपने गलत लोगों को माइनॉरिटी डिक्लेयर किया है, गलत तरीके से न्यूज़पेपर्स को फंड करके फॉल्स न्यूज वहां पे लगवाते हैं, अपने खिलाफ गलत सबूत बनवाते हैं और उसको कंटेन करने के लिए आपके पास कोई चारा नहीं है, तो जब उस सबूत के आधार पर बाहर की एजेंसीज रिपोर्ट बनाती हैं तो फिर आप चिल्लाते क्यों हैं? आप देशवासियों को ये क्यों बताते हैं कि वो बकवास कर रहा है? आपकी हरकतें ऐसी हैं, आपके काम ऐसे हैं, आपका सरकार चलाने का तरीका ऐसा है कि आप ही स्वयं राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हैं। देयरफॉर आई एंड बाय सेइंग दैट इंडियन स्टेट इज वर्किंग अगेंस्ट द इंडियन नेशन। और उसके बहुत सारे तथ्य इंस्टांसेस मैंने आपको बता दी कि जैसे देश को तोड़ने की जो मूवमेंट है उसमें ही उसको ताकत ही, उसको इंटरनेशनल सपोर्ट ही आप दे रहे हैं। तो इंडियन स्टेट हैज बीन टेकन ओवर फ्रॉम विद इन। इसमें इंडिविजुअल्स हैं, ऐसी पॉलिसीज हैं जो प्लांट की गई हैं जो स्टेट एज अ पॉलिटिकल एंटिटी को राष्ट्र के खिलाफ चलने पे मजबूर कर देती हैं। केवल हिंदुओं के मंदिरों पे कब्जा करके बैठी है सरकार पिछले 70 साल में, बाकी और किसी कम्युनिटी की नहीं। आप इस चीज से भी समझ लीजिए। जी, हम उम्मीद करते हैं कि वक्त रहते ही जम्मू के लोग जाग जाएंगे, नहीं तो धारा 35 से वो 370 हटाने का कोई मायना नहीं रहेगा। अंकुश जी, आप हमारे स्टूडियो में बड़े बेखताब आपने हमें सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।